बच्चों, आज की इस वीडियो में आप देखेंगे बड़े भाई साहब पाठ का बचा हुआ भाग। आधा भाग हमने अपने पिछले वीडियो में कर लिया था, उस वीडियो को आप जरूर देखें। आज हम शुरू करेंगे उसके आगे से। शैतान का हाल भी पढ़ा ही होगा। उसे यह अभिमान हुआ था कि ईश्वर का उससे बढ़कर सच्चा भक्त कोई और है ही नहीं। अंत में यह हुआ कि स्वर्ग से नरक में ढकेल दिया गया। साहिर रूम ने भी एक बार अहंकार किया था। अब साहिर रूम ये एक कोई करेक्टर है, तो उसने भी अहंकार किया था, भीख मांग मांग कर मर गया। तुमने तो अभी केवल एक दर्जा पास किया है और अभी से तुम्हारा सिर फिर गया, यानी कि सिर घूम गया, तुम्हें घमंड आ गया। तब तो तुम आगे बढ़ चुके। यह समझ लो कि तुम अपनी मेहनत से पास नहीं हुए। अंधे के हाथ बटेर लग गई। अंधे के हाथ बटेर लगना ये एक मुहावरा है, यानी कि बहुत कम मेहनत करने के बाद बहुत अच्छी बड़ी सफलता मिलना। मगर बटेर केवल एक बार हाथ लग सकती है, बार बार नहीं लग सकती। कभी कभी गुल्ली डंडे में भी अंधा चोट निशाना पड़ जाता है, इससे कोई सफल खिलाड़ी नहीं हो जाता। सफल खिलाड़ी वह है जिसका कोई निशाना खाली ना जाए। मेरे फेल हो जाने पर मत जाओ, मेरे दर्जे में आओगे तो दांतों पसीना आ जाएगा। जब अलजबरा और ज्योमेट्री के लोहे के चने चबाने पड़ेंगे और इंग्लिस्तान का इतिहास पढ़ना पड़ेगा। बादशाहों के नाम याद रखना आसान नहीं। 8-8 हेनरी हो गुजरे हैं। कौन सा कांड किस हेनरी के समय में हुआ, क्या यह याद कर लेना आसान समझते हो? हेनरी 7वें की जगह हेनरी 8वां लिखा और सब नंबर गायब। सफा चट, सिफर भी ना मिलेगा। सिफर भी हो किस ख्याल में? दर्जनों तो जेम्स हुए, दर्जनों विलियम्स हुए और कौड़ियों चार्ल्स हुए। दिमाग चक्कर खाने लगता है, आंधी रोग हो जाता है। इन अभागों को नाम भी ना जोटे थे। एक ही नाम के पीछे दोयम सोयम चहारुम पंचुम लगाते चले गए। मुझसे पूछते तो 10 लाख नाम बता देता। तो यहाँ पर इन्होंने अलजबरा जो कि मैथ्स का टॉपिक है, ज्योमेट्री जो कि मैथ्स का टॉपिक है, इसका नाम लिया है। प्लस इन्होंने इंग्लिश का जो इतिहास है उसके बारे में कहा है। अब इतिहास तो जो बातें फैक्चुअल होती हैं, फैक्ट है, वही हमें लिखनी होती हैं। किस व्यक्ति ने अपने कार्यकाल में, अपने जीवन में कब कौन सा ऐसा कार्य किया जो हमसे पूछ लिया गया और हमने यदि 7वें की जगह 8वां लिख दिया तो हमारे नंबर सब कट। तो इस तरह से वो कहते हैं कि इतिहास को जब हम याद करते हैं तो अगर हमसे थोड़ी सी भी गलती हो गई तो पूरे नंबर चले जाते हैं। और ज्योमेट्री तो बस खुदा ही पनाह है। आ बा जा की जगह आ जा बा लिख दिया और सारे नंबर कट गए। कोई इन निर्दयी मुमतहिनों से नहीं पूछता कि आखिर आ बा जा और आ जा बा में क्या फ़र्क है और व्यर्थ की बात के लिए क्यों छात्रों का खून करते हो। अब देखो कि दाल भात रोटी खाई या भात दाल रोटी खाई, इसमें क्या रखा है। मगर इन परीक्षकों को क्या परवाह। वह तो वही देखते हैं जो पुस्तक में लिखा है। चाहते हैं कि लड़के अक्षर अक्षर रट डालें और इसी रटंत का नाम शिक्षा रख छोड़ा है। और आखिर इन बेसिर पैर की बातों के पढ़ने से फायदा क्या है। इस रेखा पर वह लंब गिरा दो तो आधार लंब से दुगना होगा। पूछिए इससे प्रयोजन दुगना नहीं चौगना हो जाए या आधा ही रहे मेरी बला से। लेकिन परीक्षा में पास होना है तो यह सब खुरापात याद करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर ये जो उपदेश दे रहे हैं भाई साहब, ये जो गुस्सा निकाल रहे हैं इन सभी विषयों पर, अलग अलग विषय के बारे में उन्होंने कहा है। अब मैथ्स में 3 विषय होते हैं, आपको पता होगा। एक तो रेखा गणित होता है और एक बीज गणित होता है और एक और होता है कुछ। तो इन्हें इंग्लिश में क्या कहते हैं आप हमें कमेंट्स में लिख करके बताना, ठीक है। आगे वो अब हिंदी पर आते हैं। कह दिया समय की पाबंदी पर एक निबंध लिखो जो 4 पन्नों से कम ना हो। अब आप कापी सामने खोले, कलम हाथ में लिए, उनके नाम को रोइए। कौन नहीं जानता कि समय की पाबंदी बहुत अच्छी बात है। इसलिए आदमी के जीवन में संयम आ जाता है, दूसरों का उस पर स्नेह होने लगता है और उसके कारोबार में उन्नति होती है। यानी कि जिस काम पे बहुत ज़्यादा समय लगता है उसे हम कम समय में कर लेते हैं, संयम में रहते हैं, यानी कि हम पंक्चुअल होते हैं। हर काम हम समय पर करते हैं तो वो काम
जल्दी हो जाता है, परिपक्वता आ जाती है और हमारी उसमें उन्नति भी होती है, अब चाहे वो कारोबार की हो चाहे हमारी पढ़ाई की हो। लेकिन इस जरा सी बात पर 4 पन्ने कैसे लिखें? जो बात एक बात में कही जा सके उसे 4 पन्नों में लिखने की क्या ज़रूरत है? मैं तो इसे हिमाकत कहता हूँ। यह तो समय की किफ़ायत नहीं बल्कि उसका दुरुपयोग है कि व्यर्थ में किसी बात को ठूंस दिया जाए। हम चाहते हैं आदमी को जो कुछ कहना हो चटपट कह दे और अपनी राह ले, मगर नहीं, आपको 4 पन्ने रंगने पड़ेंगे, चाहे जैसे लिखिए, और पन्ने भी पूरे फुल स्केप आकार के, यानी कि जिस तरह से आपका रजिस्टर होता है, बड़े बड़े पन्ने। यह छात्रों पर अत्याचार नहीं तो और क्या है। अनर्थ तो यह है कि कहा जाता है संक्षेप में लिखो, यानी कि जो बात कही जाती है कि भाई संक्षेप में लिखो। अब संक्षेप में व्यक्ति लिखेगा जिस तरह से आज की तारीख में आपके सिलेबस में अनुच्छेद दिया है जो कि संक्षेप में लिखा जाता है। हम हर बात को कम शब्दों में छोटे से वाक्य में कह देते हैं, लेकिन उसी टॉपिक पर यदि हम निबंध लिखते हैं तो वो 2 या 3 पेज का होता है। तो इन दोनों में आप फ़र्क समझ सकते हैं। समय की पाबंदी पर संक्षेप में एक निबंध लिखो जो 4 पन्नों से कम ना हो। ठीक है, संक्षेप में तो 4 पन्ने हुए, नहीं तो शायद 100-200 पन्ने लिखवाते। तेज भी दौड़िए और धीरे धीरे भी। है उल्टी बात है या नहीं? बालक भी इतनी सी बात समझ सकता है, लेकिन इन अध्यापकों को इतनी तमीज़ भी नहीं है। उस पर दावा है कि हम अध्यापक हैं। मेरे दर्जे में आओगे लाला तो ये सारे पापड़ बेलने पड़ेंगे और तब आटे दाल का भाव मालूम होगा। इस दर्जे में अव्वल आ गए हो तो जमीन पर पाँव नहीं रखते, इसलिए मेरा कहना मानिए, लाख फेल हो गया हूँ लेकिन तुमसे बड़ा हूँ। संसार का मुझे तुमसे कहीं ज़्यादा अनुभव है। जो कुछ कहता हूँ उसे ग्रह बांधिए, नहीं तो पछताइएगा। ग्रह बांधना मुहावरा है, यानी कि गांठ बांध लीजिए कि मैं जो कह रहा हूँ वो 100 आने सच है, उस पर अमल करो नहीं तो पछताओगे। स्कूल का समय निकट था। नहीं ईश्वर जाने यह उपदेश माला कब समाप्त होती। भोजन आज मुझे निस्वाद लग रहा था, यानी कि उसमें कोई स्वाद नहीं आ रहा था। जब पास होने पर यह तिरस्कार हो रहा है, यह उपेक्षित व्यवहार हो रहा है, तो फेल हो जाने पर तो शायद प्राण ही ले लिए जाएं। भाई साहब ने अपने दर्जे की पढ़ाई का जो भयंकर चित्र खींचा था उसने मुझे भयभीत कर दिया, यानी डरा दिया। स्कूल छोड़कर घर नहीं भागा, यही ताज्जुब है। लेकिन इतने तिरस्कार पर भी पुस्तकों में मेरी अरुचि ज्यों की त्यों बनी रही, यानी कि उनकी रुचि इतना सब कुछ सुनने के बाद भी नहीं बढ़ी। खेल कूद का कोई अवसर हमसे ना जाने देता, पढ़ता भी मगर बहुत कम, बस इतना कि रोज टास्क पूरा हो जाए और दर्जे में जलील ना होना पड़े। अपने ऊपर जो विश्वास पैदा हुआ था वह फिर लुप्त हो गया और फिर चोरों का सा जीवन कटने लगा। चोरों का सा जीवन मतलब ये है कि वो चुपके से बाहर निकल जाते थे खेलने के लिए। तो यहाँ आप देखेंगे कि किसी को इतना ज़्यादा बोलना, किसी का अपमान करना इतना ज़्यादा भी ठीक नहीं है। फिर सालाना इम्तिहान हुआ, मतलब पूरी साल एक और निकल जाती है, परीक्षा आ जाती है और कुछ ऐसा संयोग हुआ कि मैं फिर पास हुआ और भाई साहब फिर फेल हो गए। मैंने बहुत मेहनत नहीं की पर ना जाने कैसे दर्जे में अव्वल आ गया। मुझे खुद अचरज हुआ। भाई साहब ने प्राणांतक परिश्रम किया, कोर्स का एक एक शब्द चाट गए। 10 बजे रात तक इधर, 4 बजे भोर से उधर, 6 बजे से 9:30 तक स्कूल जाने के पहले मुद्रा कांतिहीन हो गई, यानी कि उनके चेहरे की पूरी चमक चली गई, मगर बेचारे फेल हो गए। मुझे उन पर दया आती थी। नतीजा सुनाया गया तो वह रो पड़े। है ना, कितना ज़्यादा दुखद लगता है जब अपनों के साथ ऐसा होता है। और मैं भी रोने लगा। अपने पास होने की खुशी आधी हो गई। मैं भी फेल हो गया होता तो भाई साहब को इतना दुख ना होता, लेकिन विधि की बात कौन टाले। मेरे और भाई साहब के बीच अब केवल एक दर्जे का अंतर रह गया था। मेरे मन में एक कुटिल भावना उदय हुई कि कहीं भाई साहब एक साल और फेल हो जाए तो मैं उनके बराबर हो जाऊं, फिर वह किस आधार पर मेरी फजीयत कर सकेगी। लेकिन मैंने इस विचार को दिल से बलपूर्वक निकाल दिया। कभी कभी नेगेटिव विचार हमारे मन में आ जाते हैं और ये हमारा आत्मविश्वास कहता है, हमारा मनोबल ऐसा होना चाहिए कि हम ऐसे नेगेटिव विचार को तुरंत अपने दिल से निकाल दें। आखिर वह
मुझे मेरे हित के विचार से ही तो डांटते हैं। मुझे इस वक्त अप्रिय लगता है अवश्य, मगर यह शायद उनके उपदेशों का ही असर है कि मैं दनादन पास हो जाता हूँ, और इतने अच्छे नंबरों से। अब भाई साहब बहुत कुछ नरम पड़ गए थे, मतलब अब चुप रहते थे, ज़्यादा कुछ बोलते नहीं थे। कई बार मुझे डांटने का अवसर पाकर भी उन्होंने धीरज से काम लिया, यानी कि कई बार उनको नहीं डांटा, चुप रहे। शायद अब वह खुद समझने लगे थे मुझे डांटने का अधिकार उन्हें नहीं रहा, या रहा भी है तो बहुत कम। मेरी स्वच्छंदता भी बढ़ी, यानी कि उन्हें और ज़्यादा स्वतंत्रता मिल गई। मैं उनकी सहिष्णुता का अनुचित लाभ उठाने लगा। मुझे कुछ ऐसी धारणा हुई कि मैं पास हो ही जाऊंगा, पढ़ूं या ना पढ़ूं। मेरी तकदीर बलवान है। इसलिए भाई साहब के डर से जो थोड़ा बहुत पढ़ लिया करता था, वह भी बंद हो गया। तो इसे हम कहते हैं कि जब हमारे ऊपर से बंदिश हट जाती है तो हम कुछ ज़्यादा ही स्वतंत्र हो जाते हैं। इसलिए भाई साहब के डर से जो थोड़ा बहुत पढ़ लिया करता था, वह भी बंद हो गया। मुझे कनकौए उड़ाने का नया शौक पैदा हो गया। कनकौए यानी कि पतंगे। और अब सारा समय पतंगबाजी की ही भेंट होता था। फिर भी मैं भाई साहब का अदब करता था, यानी उनका सम्मान करता था, और उनकी नज़र बचाकर कनकौए उड़ाता था। मांझा देना, कन्ने बांधना, पतंग टूर्नामेंट की तैयारियां आदि समस्याएं सब गुप्त रूप से हल की जाती थीं। मैं भाई साहब को यह संदेह न करने देना चाहता था कि उनका सम्मान और लिहाज मेरी नज़रों में कम हो गया है। यानी कि वो पतंगे उड़ाते थे, चुपके से निकल जाते थे बाहर, लेकिन उससे पहले जो तैयारी करनी होती है वो सब वो चुपके से करते थे। एक दिन संध्या समय हॉस्टल से दूर मैं एक कनकौआ लूटने बेतहाशा दौड़ा जा रहा था। आंखें आसमान की ओर थी और मन उस आकाशगामी पथिक की ओर जो मंद गति से झूमता पतन की ओर चला आ रहा है। पतन यानी कि अपनी बर्बादी की तरफ। मानो कोई आत्मा स्वर्ग से निकलकर विरक्त मन से नए संस्कार ग्रहण करने जा रही हो। यहाँ पर मतलब है कि कोई मतलब स्वर्ग से कोई आत्मा नीचे आती है जिसका जन्म होता है, नरक में मतलब वो आती है, तो विरक्त मन से मतलब दुखी मन से उसको नीचे जन्म के लिए उसे भेजा जाता है स्वर्ग से। बालकों की पूरी सेना लग गई और झाड़दार बांस लिए इनका स्वागत करने को दौड़ी आ रही थी। किसी को अपने आगे पीछे की खबर ना थी। सभी मानो उस पतंग के साथ ही आकाश में उड़ रहे थे जहाँ सब कुछ समतल है, ना मोटर कारें हैं, ना ट्राम, ना गाड़ियाँ। तो जब पतंगे उड़ाई जाती हैं तो आकाश एकदम समतल रहता है, ना ज़्यादा तेज़ हवा होती है ना कम होती है। और बच्चे जब पतंगे लूटते हैं तो उन्हें कुछ होश नहीं रहता है, बस पतंग की तरफ नज़र रहती है, सामने कौन है, पीछे कौन है, आगे दाएं बाएं कौन है, ये कुछ भी उन्हें मतलब होश नहीं रहता है। तो यही सब कुछ लेखक ने यहाँ महसूस किया। सहसा भाई साहब से मेरी मुठभेड़ हो गई, यानी कि टक्कर हो गई, जो शायद बाजार से लौट रहे थे। उन्होंने वहीं हाथ पकड़ लिया और उग्र भाव से बोले, मतलब गुस्से से बोले, इन बाजारी लौंडों के साथ धेले के कनकौए, धेले मतलब मिट्टी के भाव जो मिलते हैं, कनकौए के लिए दौड़ती तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हें इसका भी कुछ लिहाज नहीं कि अब तुम नीची जमात में नहीं हो बल्कि 8वीं जमात में आ गए हो और मुझसे केवल एक दर्जा नीचे हो। आखिर आदमी को कुछ तो अपनी पोजीशन का ख्याल रखना चाहिए। एक ज़माना था कि लोग 8वां दर्जा पास करके नायब तहसीलदार हो जाते, जो आज अव्वल दर्जे के डिप्टी मजिस्ट्रेट या सुपरिंटेंडेंट हैं। कितने ही 8वीं जमात वाले हमारे लीडर और समाचार पत्रों के संपादक हैं, है ना? तो सोचो 8वीं पास करने के बाद इतने बड़े बड़े पद पर उस समय जॉब मिल जाया करती थी। तो भाई साहब उन्हें समझाते हैं कि अब तुम बड़े हो गए हो, इस तरह से अब शैतानियाँ मत करो। बड़े बड़े विद्वान उनकी मातहती में काम करते हैं और तुम उसी 8वें दर्जे में आकर बाजारी लौंडों के साथ कनकौए के लिए दौड़ रहे हो। मुझे तुम्हारी इस कम अकली पर दुख होता है। तुम जहीन हो, यानी समझदार हो, होशियार हो, इसमें शक नहीं, लेकिन वह जेहन किस काम का जो हमारे आत्मगौरव की हत्या कर डाले। तुम अपने दिल में समझते होगे कि मैं भाई साहब से महज एक दर्जा नीचे हूँ और अब उन्हें मुझको कुछ कहने का हक नहीं है, लेकिन यह तुम्हारी गलती है। मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूँ और चाहे आज तुम मेरी ही जमात में आ जाओ और परीक्षकों का यही हाल है तो निसंदेह अगले साल तुम मेरे समकक्ष हो जाओगे और शायद 1 साल बाद मुझसे आगे भी निकल जाओ। तो यहाँ पर वो
कहते हैं कि छोटे भाई की मतलब जिस तरह से वो होशियार है और बहुत कम पढ़ता है फिर भी वो पास हो जाता है, तो उन्हें पूरा विश्वास है कि मेरा भाई इतना ज़्यादा इंटेलिजेंट है और थोड़ा सा अगर ध्यान देगा तो 8वीं परीक्षा भी अच्छे नंबर से पास करेगा और उसके बाद आगे की पढ़ाई भी करेगा और हो सकता है कि इतनी ही पढ़ाई में उसे किसी अच्छी जगह पर नौकरी मिल जाए, है ना। उन्हें अपने फेल होने का गम नहीं है कि मैं इसी जगह मतलब रहूँगा या फेल हो जाऊँगा। वो ये भी कहते हैं कि निसंदेह तुम मुझसे भी आगे निकल जाओ, है ना। तो 1 साल बाद मुझसे आगे भी निकल जाओ, लेकिन मुझ में और तुम में जो 5 साल का फ़र्क है ना, उसे तुम क्या खुदा भी नहीं मिटा सकता। मैं तुझसे 5 साल बड़ा हूँ और हमेशा रहूँगा। मुझे दुनिया का और ज़िंदगी का जो तजुर्बा है तुम उसकी बराबरी नहीं कर सकते, चाहे तुम एमए और डी फिल या डी लिट ही क्यों ना हो जाओ। समझ किताबें पढ़ने से नहीं आती, दुनिया देखने से आती है। हमारी अम्मा ने कोई दर्जा नहीं पास किया था और दादा भी शायद 5वीं 6ठी जमात के आगे नहीं गए, लेकिन हम दोनों चाहे सारी दुनिया की विद्या पढ़ लें, अम्मा और दादा को हमें समझाने और सुधारने का अधिकार हमेशा रहेगा। तो इस तरह से वो अपने माता पिता को यहाँ उनके बारे में बोलते हैं कि माँ तो बिल्कुल नहीं पढ़ी है और दादा ने भी मुश्किल से 4ठी 5वीं तक ही पढ़ाई की है, लेकिन वो अपने घर को पूरी तरह से संभाल रहे हैं अच्छे से। केवल इसलिए नहीं कि वे हमारे जन्मदाता हैं, बल्कि इसलिए कि उन्हें दुनिया का हमसे ज़्यादा तजुर्बा है और रहेगा। अमेरिका में किस तरह की राज व्यवस्था है और 8वें हेनरी ने कितने विवाह किए और आकाश में कितने नक्षत्र हैं, यह बातें चाहे उन्हें ना मालूम हो, लेकिन हजारों ऐसी बातें हैं जिनका ज्ञान उन्हें हमसे और तुमसे ज़्यादा है। यानी कि जो शिक्षा हम स्कूल में पाते हैं, किताबों से पाते हैं, इस शिक्षा का उन्हें नहीं पता होगा, लेकिन जो ज्ञान, जो तजुर्बा उन्हें समाज से मिला है, जो अनुभव उन्हें अपने मतलब उम्र से मिला है, वो तजुर्बा उनके पास हमेशा रहेगा और इस तजुर्बे के बलबूते ही वो हमें कभी भी कुछ भी कह सकते हैं, डांट सकते हैं और हमें मतलब उन्हें उनका कहना मानना पड़ेगा। देव ना करे आज मैं बीमार हो जाऊं तो तुम्हारे हाथ पांव फूल जाएंगे। देव का मतलब है कि भगवान ना करे यदि मैं बीमार हो जाऊं तो तुम परेशान हो जाओगी। दादा को तार देने के सिवा तुम्हारे पास और कुछ ना सूझेगा, लेकिन तुम्हारी जगह दादा हो तो किसी को तार ना दें, ना घबराए, ना बदेबास हो। तो ये एक तजुर्बा हमारे सामने होता है कि हम किसी भी विपत्ति में हम घबराते नहीं हैं और उस समस्या का हल हम निकालते हैं। पहले खुद मर्ज पहचान कर इलाज करेंगे, उसमें सफल ना हुए तो किसी डॉक्टर को बुलाएंगे। बीमारी तो खैर बड़ी चीज़ है, हम तुम तो इतना भी नहीं जानते कि महीने भर का खर्च महीना भर कैसे चले। जो कुछ दादा भेजते हैं उसे हम 20-22 तक खर्च कर डालते हैं और फिर पैसे पैसे को मोहताज हो जाते हैं। यानी कि उन्हें घर गृहस्थी कैसी चलती है उसका अनुभव नहीं है, जो कि हमारे पेरेंट्स को रहता है कि जितनी हमारी अर्निंग है, जितना हमारे पास पैसा है, उसको हमें पूरे महीने चलाना है, कैसे हमें बैलेंस करके रखना है अपने खर्चों को। तो ये अनुभव सिर्फ हमारे बड़ों के पास होता है। नाश्ता बंद हो जाता है, धोबी और नाई से मुंह चुराने लगते हैं, लेकिन जितना आज हम और तुम खर्च कर रहे हैं उसके आधे में दादा ने अपनी उम्र का बड़ा भाग इज्जत और नेकनामी के साथ निभाया है और कुटुंब का पालन किया है, जिसमें सब मिलाकर 9 आदमी थे। यानी कि उनका जो परिवार था उसमें 9 व्यक्ति थे और बहुत कम पैसे से उन 9 लोगों का वो पूरा मतलब भार उठाते थे। अपने हेड मास्टर साहब को ही देखो, एमए है कि नहीं, यहाँ के एमए नहीं, ऑक्सफोर्ड के 1000 रुपये पाते हैं, लेकिन उनके घर का इंतजाम कौन करता है? उनकी बूढ़ी माँ। अब देखो उस ज़माने में 1000 की मतलब जो तनख्वाह बहुत ज़्यादा हुआ करती थी। जो हेड मास्टर है जिसने एमए किया अंग्रेजी से, जो कि विदेशी यूनिवर्सिटी है वहाँ से, है ना, लेकिन उनको भी अपना घर संभालना नहीं आता है। उस घर को उनकी माँ संभालती है। हेड मास्टर साहब की डिग्री यहाँ बेकार हो गई। पहले खुद घर का इंतजाम करते थे, खर्च पूरा ना पड़ता था, कर्जदार रहते थे। जब से उनकी माताजी ने प्रबंध अपने हाथ में ले लिया, जैसे घर में लक्ष्मी आ गई। तो भाईजान यह गरूर दिल से निकाल डालो कि तुम मेरे समीप आ गए हो और अब स्वतंत्र हो। मेरे देखते तुम बेरहा ना चलने पाओगे। तो अब यहाँ पर एक भाई का जो उनसे बेहद प्यार करता है, उनके शब्दों में नज़र आएगा कि उन्हें अपने फेल होने का गम नहीं है, बल्कि उनका जो भाई इतना इंटेलिजेंट है उसको वो सही राह पर
लाने के लिए खुद का इतना बड़ा त्याग भी उन्हें स्वीकार है। अगर तुम यूँ ना मानोगे तो मैं तुम्हें थप्पड़ दिखाकर, यानी कि थप्पड़ का प्रयोग भी कर सकता हूँ। मैं जानता हूँ तुम्हें मेरी बात जहर लग रही होंगी। जहर लगना भी एक मुहावरा है। मैं उनकी इस नई युक्ति से नतमस्तक हो गया। मुझे आज सचमुच अपनी लघुता का, यानी कि छोटेपन का अनुभव हुआ और भाई साहब के प्रति मेरे मन में श्रद्धा उत्पन्न हुई। मैंने सजल, यानी कि सजल आंखों से कहा, हरगिज नहीं, आप जो कुछ फरमा रहे हैं वह बिल्कुल सच है और आपको उसके कहने का पूरा अधिकार है। भाई साहब ने मुझे गले लगा लिया और बोले, मैं कन को भी उड़ाने को मना नहीं करता। मेरा भी जी ललचाता है, लेकिन करूं क्या? खुद बेराह चलूं तो तुम्हारी रक्षा कैसे करूं? यह कर्तव्य भी तो मेरे सिर पर है। संयोग से उसी वक्त एक कटा हुआ कनकौआ हमारे ऊपर से गुजरा, यानी कि कटी हुई पतंग जो उनके ऊपर से गुजरती है उसकी डोर लटक रही थी। लड़कों का एक गोल पीछे पीछे दौड़ा चला आ रहा था। भाई साहब लंबे हैं ही, उछलकर उसकी डोर पकड़ ली और बेतहाशा हॉस्टल की तरफ दौड़े। मैं पीछे पीछे दौड़ रहा था। तो कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। काफ़ी अच्छी कहानी है कि किस तरह से बड़े हमारे लिए त्याग करते हैं, छोटों को सही राह पर लाने के लिए। उन्हें कुछ भी करना पड़े, से जिस तरह से हमारे पेरेंट्स हमको पाल पोस कर बड़ा करते हैं, हमें शिक्षित करते हैं, कोई कमी नहीं छोड़ते हैं।